हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन मेडिकल इमरजेंसी। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? सडन और अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कंडीशन या सिचुएशन होती है जिसमें हमें इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उस पेशेंट की सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर पाएं और उसकी जान को बचा पाएं, ठीक है। देन उसके बाद में मेडिकल इमरजेंसी जो है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे उसकी बीमारी की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, या फिर कोई पहले से कोई मेडिकल कंडीशन हो उस पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन आ सकती है। स्टेप 5 की पॉइंट्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। आपको ये 5 की पॉइंट्स जो है मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे याद रखने हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला, अर्जेंसी। आपको जो है इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। दूसरा है हमारे पास में रिकॉग्निशन। अगर आप जो है पेशेंट को ठीक करना चाहते हो, उस मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को संभालना चाहते हो, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख करके, ठीक है, ताकि आप उसके लिए एक क्विक एक्शन ले पाओ। ओके। देन तीसरा हमारे पास में रिस्पॉन्स। आप जो है आप उस मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए आप हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप वहां पे एक फर्स्ट एड दे करके भी पेशेंट की कंडीशन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन ट्रीटमेंट। अगर आप जो है वहां पे अगर आउटसाइड हॉस्पिटल कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप कॉल करोगे हॉस्पिटल के लिए और उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे। अगर ये मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आती है तो जो भी उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। देन फॉलोअप। जो भी उसके लिए जो हमने ट्रीटमेंट किया है तो उसके लिए हमें फॉलोअप, उसकी रिकवरी और मॉनिटरिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। देन हम बात करेंगे मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स की। तो क्या होती है मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं वो कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि उन मेडिकल हेल्थ कंडीशंस को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं और उनके जो क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं उनको हम कम कर पाएं और उस सिचुएशन को संभाल पाएं। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स बोलेंगे। ओके। अब ये मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं हम उनको क्लासिफाइड करते हैं उनके यूजेस के बेस पे और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे कुछ ग्रुप्स देखते हैं जिनमें हम अलग अलग टाइप के मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के लिए कौन सी ड्रग्स यूज करनी है उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास में पहला कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। तो इस टाइप की कैटेगरी के अंदर वो ड्रग्स आएंगी जो कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट से रिलेटेड जो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन उनको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे। तो इसमें आएंगी अरिथमियाज की कंडीशन, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी कार्डियक की प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन इनकी वजह से आती है, तो इनके लिए जो हम ड्रग्स यूज करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में जो ड्रग्स होंगी उनको रेस्पिरेटरी ड्रग्स बोलेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी ड्रग्स बोलेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन सी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है? तो इसमें अस्थमा अटैक, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और एनाफिलैक्सिस जैसी कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ओके। देन हमारे पास में है न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होगी उसको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स यूज करेंगे। और इसमें हमारे पास में क्या मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड? सीजर, स्ट्रोक, हेड इंजरीज, ठीक है। तो ये इसके अंदर में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास में एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स। ये ड्रग्स जो है उस कंडीशन में हम यूज करेंगे जहां पे पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो शांत नहीं रह पा रहा है उस कंडीशन में, जैसे कि ट्रॉमा वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो हम मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स यूज करेंगे वो कौन सी होंगी? एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स होंगी। ओके। देन हमारे पास में एंटीडोट्स एंड रिवर्सल एजेंट्स। इसका हम यूज कहां पे करते हैं? जब भी आप कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन ले लेते हो या फिर किसी भी ड्रग का ओवरडोज कर लेते हो तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंटीडोट्स और रिवर्सल एजेंट्स का यूज करेंगे उस मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को संभालने के लिए या फिर ठीक करने के लिए। ओके। देन हीमोस्टेटिक एजेंट्स। हीमोस्टेटिक एजेंट्स कौन से होंगे? ये वो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होगी जिसमें पेशेंट जो है उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, तो उस टाइम पे उसकी ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हीमोस्टेटिक एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा और हेमरेज वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए। ओके। देन
एंटीएमेटिक्स ड्रग्स। एंटीएमेटिक्स ड्रग्स क्या होंगी? वो ड्रग्स जो कि पेशेंट के नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जिनके अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप के ड्रग्स को हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग, अलग अलग मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे एक एक ड्रग के बारे में, कौन कौन सी जो कॉमन मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके यूज देखेंगे, उनकी क्या डोज होगी, उनके क्या रूट होंगे और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ड्रग काम कैसे करती है, हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है उसका इंडिकेशन में पहला जो हम यूज करेंगे कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी डिजीज के लिए और सस्पेक्टेड हार्ट अटैक की कंडीशन के अंदर हम एस्प्रिन का यूज कर सकते हैं। डोज इसकी कितनी होगी? 160 टू 325 mg इसकी डोज होगी और हम इसको कैसे दे सकते हैं? ओरल रूट से इसको हम दे सकते हैं। देन उसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो ड्रग्स एस्प्रिन है वो काम कैसे करती है? वो हमारे ब्लड के अंदर एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जो है ब्लड के अंदर गेट कीपर की तरह होगी और ये वहां पे जो प्लेटलेट्स होंगी उनको आपस में चिपकने से रोकेगी। ठीक है, उनको आपस में इकट्ठा होने से रोकेगी ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बन पाए। अगर ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो ये कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक भी नहीं करेंगे। अगर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी तो वहां पे हार्ट अटैक या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कंडीशन भी नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से काम करेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ओके, एपिनेफ्रिन का यूज या इंडिकेशंस क्या होंगे? एनाफिलैक्सिस की कंडीशन में हम यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में यूज करते हैं, फिर सीवियर अस्थमा की कंडीशन में यूज करते हैं। ओके, देन इसका डोज क्या होगा? इसको हम 0.3 टू 0.5 mg IM फॉर एनाफिलैक्सिस और 1 mg IV फॉर कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में दे सकते हैं या यूज कर सकते हैं। देन रूट इसका क्या हो सकता है? इसका रूट जो है हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं और इंट्रावेनस रूट से भी दे सकते हैं। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरीके से काम करती है? हमारी एपिनेफ्रिन जो होती है ये हमारी बॉडी में वेकअप कॉल की तरह काम करती है। हमारी हर एक सेल्स को उठा देती है, एक तरीके से उनको वेकअप कर देती है एक्शन लेने के लिए। ओके, तो ये क्या काम करती है एपिनेफ्रिन? ये हमारी हार्ट जो है उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, हमारे एयरवे को ओपन कर देगी और तीसरा हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, टाइट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल्स टाइट होंगे, तो इसकी वजह से सर्कुलेशन हमारी बॉडी की हर एक बॉडी एरिया तक पहुंच पाएगा ताकि हमारा हर एक बॉडी ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम करे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है तो वहां पे हमारे पास में हार्ट काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में हम एपिनेफ्रिन, और सीवियर अस्थमा की कंडीशन में हमारे ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए, एनाफिलैक्सिस कंडीशन को हैंडल करने के लिए भी हम एपिनेफ्रिन का यूज कर सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। ओके, देन उसके बाद में है ये लाइफ सेविंग की तरह काम करेगी कुछ एलर्जिक कंडीशन के अंदर और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, देन हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है कब यूज करेंगे? इंडिकेशंस क्या होंगे? इसका यूज हम एंजाइना जो है एक सिम्टम है जिसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन जो होता है हार्ट अटैक की कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइना बोलेंगे। और एक्यूट कोरोनरी डिजीज और हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं। ओके, देन डोज क्या होगी इसकी? 0.4 mg सबलिंगुअली हम इसको यूज कर सकते हैं या स्प्रे की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन रूट क्या होगा इसका? सबलिंगुअल रूट होगा या फिर इसको हम स्प्रे की फॉर्म में दे सकते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो एक वेजोडाइलेटर होती है, हमारे वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है ये। देन ये कैसे हेल्प करेगी हमारी बॉडी की इमरजेंसी कंडीशन में? ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, हमारे हार्ट के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने से होगा क्या? डायलेट होने से हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ब्लड को पुश करने के लिए, पंप करने के लिए, जिससे कि हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट की सारी मसल्स के पास में ब्लड सप्लाई पहुंच पाएगी, न्यूट्रिशंस पहुंच पाएंगे और हार्ट मसल जो है वो सही से फंक्शन कर पाएंगे उस कंडीशन में। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। अगर ब्लॉक हो गई हैं और हम उसका रास्ता बड़ा कर दें तो जो जिस ब्लॉकेज पार्ट के आप पास में न्यूट्रिशन पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, ब्लड वेसल के डायलेट होने से उस एरिया के अंदर भी ब्लड जो है वो पहुंच पाएगा और न्यूट्रिशन जो है वो पहुंच पाएगा और हार्ट मसल जो है वापस से फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो वहां पे हम इस नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करेंगे। ओके, देन एट्रोपिन जो है इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम डेंजरसली स्लो हार्ट रेट या ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डोज इसकी कितनी होगी? 0.5
टू 1 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट फॉर ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो इसका 0.5 to 1 mg IV जो है हम हर 3 to 5 मिनट ब्रेडिकार्डिया की को ठीक करने के लिए देते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन। देन रूट कौन सा होगा इसका, इंट्रावीनस हम इसको दे सकते हैं। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ये काम कैसे करेगी, एट्रोपिन ड्रग जो है ये जो है एंटीकोलिनर्जिक्स कैटेगरी की ड्रग्स है। ये नॉर्मली इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है हमारे सिक्रीशंस को कम करना, ठीक है। बट इसका एडिशनल इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे हार्ट के ऊपर भी एक्ट करती है। और कैसे एक्ट करती है, हमारे हार्ट की रिदम को या फिर हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करने का काम कर देती है। ये उन मैसेजेस को ब्लॉक करती है जो ब्रेन से आते हैं और हार्ट को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। ये अब स्लो डाउन वाले मैसेज को ब्लॉक कर देगी तो हार्ट जो है अपने आप से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देगी जो कि हार्ट को स्लो करने का काम कर रहे थे, ठीक है। देन हम बात करेंगे डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है वो कैसे एक्ट करती है, इसका यूज हम कब करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर की कंडीशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि अरिथमियाज की कंडीशन में आती है। अगर हम अरिथमियाज की बात करें हार्ट में, तो कॉमन मेन 3 टाइप के अरिथमियाज होते हैं, जिसमें हमारा साइनस अरिथमियाज, जिसमें ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया आते हैं। देन एट्रियल अरिथमिया, एट्रियल अरिथमियाज के अंदर हमारे एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो कम या तेज हो जाएगा। और उसके अलावा एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये एट्रियम से रिलेटेड अरिथमियाज हैं। इन एट्रियम के अंदर जो रिदम होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम डिजॉक्सिन का यूज कर सकते हैं। और तीसरी टाइप की जो हमारी अरिथमियाज होती है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होती है, वो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा वो उसकी रिदम चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिजॉक्सिन का यूज हम कब करेंगे, एट्रियल अरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर की कंडीशन में करेंगे, ओके। देन डोज क्या होगी इसकी, हम लोडिंग डोज देते हैं, फिर उसके बाद में हम इसमें मेंटेनेंस डोज देते हैं जब भी पेशेंट को इस एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। देन रूट, इसका रूट जो होगा वो इंट्रावीनस या फिर ओरल रूट हो सकता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिजॉक्सिन कैसे काम करेगा, ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, हार्ट मसल्स काम ही नहीं कर पाते हैं। अब काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देने की जरूरत होती है। तो स्ट्रेंथ देने का काम कौन कर सकता है, डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन जो है कुछ चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस। इन चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा, जो हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी और वो हार्ट जो है वो जो वेंट्रिकल्स है या हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड को पंप कर पाएगा, ओके। अगर इन सोडियम और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो कैल्शियम जो होता है ना वो हमारे सेल्स के अंदर ज्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा इंटरनल साइड के अंदर, ठीक है। अब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो कैल्शियम की वजह से हार्ट के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है और वो अच्छे से पंप कर पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हार्ट की एबनॉर्मल रिदम जो होती है हम उनको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में डोपामाइन। डोपामाइन का यूज हम कब करते हैं, डोपामाइन जो है हम हाइपोटेंशन और शॉक की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें इसकी डोज क्या होगी, 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू जो है हम इसको डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। रूट क्या होगा इसके अंदर, इंट्रावीनस रूट होगा जिसको हम इन्फ्यूजन के थ्रू भी दे सकते हैं, ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोपामाइन जो है वो काम कैसे करेगा, तो हमारी बॉडी में के अंदर एक सिग्नल सेंटर की तरह काम करता है। डोपामाइन जो होता है एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन या शॉक की कंडीशन आती है तो अगर हम एज ए मेडिसिन डोपामाइन का यूज करते हैं तो ये क्या काम करता है, ये ब्लड के अंदर जाकर के जब हार्ट के पास में पहुंचेगा तो हार्ट मसल्स के पास में ये क्या काम करेगा, उनको मैसेज देगा हार्ट को स्ट्रांगली पंप करने का। और दूसरा ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कर देगा, ओके। तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और हमारा हार्ट जो है अच्छे से पंप करने लग जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे ब्लड जो है हमारे बॉडी के सारे एरियाज तक पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से शॉक की कंडीशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हार्ट फास्टली स्ट्रांगली पंप करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अप हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो सब जगह पे ब्लड जो है वो अच्छे से पहुंच भी पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन को ठीक करेगा, शॉक की कंडीशन और हाइपोटेंशन दोनों की कंडीशन को ये मैनेज कर पाता है डोपामाइन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में एमियोड्रोन।
इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज हम वेंट्रिकुलर अरिथमियाज और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप की हमारे पास में अरिथमियाज आ गई हैं, वेंट्रिकल से रिलेटेड और एट्रियल से रिलेटेड, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर भी अगर किसी टाइप की अरिथमिया है या फिर वेंट्रिकल के अंदर जो उसकी नॉर्मल रिदम है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, और एट्रियल से रिलेटेड भी जो अरिथमिया है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज क्या हो सकती है? 150 to 300 mg IV बोलस फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमिया फॉलोड बाय इन्फ्यूजन। तो हम पहले उसको आईवी बोलस की फॉर्म में दे सकते हैं, देन उसका हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। रूट क्या होगा इसका? आईवी रूट से हम इस ड्रग को दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो होती है एंटी एरिथमिक क्लास की जो ड्रग्स हैं उस कैटेगरी में आती हैं। एमियोड्रोम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर गार्ड की तरह काम करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके अंदर ये गार्ड की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैनेज करके रखता है, ठीक करके रखता है, ना ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ज्यादा हाई होने देगा ना ही ज्यादा लो होने देगा। तो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम एमियोड्रोन का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी अरिथमिया की कंडीशन ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे वेंट्रिकुलर अरिथमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन आती है तो ये स्लो डाउन कर देता है हार्ट की रैपिड रिदम को, हार्ट की जो रिदम होती है उनको स्लो डाउन कर देगा, ताकि जो हार्ट की मसल्स हैं उनके लिए हार्ड हो जाए पंप करना हार्ट को, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, हार्ट जो है एक्साइटेड कंडीशन में नहीं रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिससे कि हार्ट की जो रिदम है वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम उन कंडीशन को ठीक कर पाते हैं जिसमें वेंट्रिकुलर अरिथमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन आती है। ओके, देन डिबुटामाइन का हम यूज कहाँ करते हैं? इसका इंडिकेशन है हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन और कार्डियोजेनिक जो शॉक होते हैं उन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। डोज क्या होगी इसकी? 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन जो है इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। रूट इसका इंट्रावेनस आईवी होगा और इन्फ्यूजन के थ्रू भी दे सकते हैं इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिबुटामाइन जो होता है चेयर लीडर्स की तरह होता है हमारे हार्ट के अंदर, और ये हमारे हार्ट के साथ में बात करता है एक तरीके से, और उनको पंप करने के लिए, उनको हार्डली पंप करने के लिए और फास्ट पंप करने के लिए मैसेज देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो वीक हार्ट होगा वो भी अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और कार्डियोजेनिक शॉक जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हेपरिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इंडिकेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और दूसरा है वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इन कंडीशन को हम ठीक करने के लिए यूज करते हैं। देन वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसका मतलब क्या होगा, हमारी वेन्स के अंदर थ्रोम्बस या फिर क्लॉट्स के आ जाने की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो डोज क्या होगी, इसको हम बोलस की फॉर्म में या फिर बोलस की फॉर्म में या इन्फ्यूजन की फॉर्म में दे सकते हैं। इसको डोज जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। रूट क्या होगा इसका? इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हिपेरिन जो होती है हमारी बॉडी गार्ड की तरह काम करती है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड क्लॉट्स के लिए, ठीक है। मतलब कि ये ब्लड क्लॉट्स को बनने ही नहीं देंगे, यहाँ पे बॉडी गार्ड्स की तरह फैले रहेंगे हमारे ब्लड के अंदर, और ये जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे उनको तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये क्या काम करेंगे, जो हमारे क्लॉट्स बन रहे हैं उनको बनने से भी रोकेंगे, ठीक है। तो हमारी प्लेटलेट्स को एक दूसरे से जुड़ने से रोक देंगे, और अब जुड़ने से रोकेंगे कैसे? तो क्लॉट्स बनाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, क्लॉट्स को बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है, तो हेपरिन क्या करता है, उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देगा। अब वो प्रोटीन्स ब्लॉक हो गई तो क्लॉट्स फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा या क्लॉट्स बन ही नहीं पाएंगे। तो अगर क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं तो हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम वो नहीं हो पाएगा, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन जो है उसको भी ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। देन तो ये क्या काम करेगा, नए क्लॉट्स बनने से भी रोकेगा, ठीक है, और जो पहले से हैं उनको भी तोड़ने का काम करेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में हम यूज कर पाएंगे। ओके, तो ये था हेपरिन का यूज। देन हम बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर एपिनेफ्रिन का हम यूज कहाँ पे करते हैं? सेप्टिक शॉक और हाइपोटेंशन की कंडीशन में यूज करते हैं। सेप्टिक शॉक का क्या मतलब होगा? इन्फेक्शन की वजह से बॉडी जो है अब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और बॉडी जो है वो एक शॉक की कंडीशन में चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक शॉक बोलेंगे। और हाइपोटेंशन जहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, डोज क्या होगी इसकी? जो डोज स्टार्ट होती है 0.05 to 0.1 mg
1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन और टाइट्रेट टू डिजायर ब्लड प्रेशर, और इसको हम टाइट्रेट करके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। देन रूट इसका क्या होगा, इंट्रावेनस रूट होगा। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका वो क्या होगा, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, छोटा करने का काम करते हैं, नैरो करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो अगर हार्ट ब्लड को पंप करेगा ना, तो ये नैरो होने की वजह से जल्दी से सभी ऑर्गन्स के पास में ब्लड पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा, और ये सेप्टिक शॉक और हाइपोटेंशन की कंडीशन के अंदर ये यूजफुल होगा। अब ब्लड वेसल्स नैरो हो गई तो क्या होगा, हार्ट जैसे ही पंप करेगा, नैरो होने की वजह से ब्लड जो है कम अमाउंट के अंदर ब्लड भी, जो कम अमाउंट के अंदर अगर ब्लड है तो फिर भी वो क्या करेगा, वो सारे ऑर्गन्स तक इफेक्टिवली पहुंच जाएगा ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से। तो ये हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी के ऑर्गन या ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट के अंदर ही कोरोनरी आर्टरीज तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन का यूज कर सकते हैं। देन सोडियम नाइट्रोपोसाइड, सोडियम नाइट्रोपोसाइड का यूज कहाँ पे करते हैं, इंडिकेशंस हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर और हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम सोडियम नाइट्रोपोसाइड का यूज करते हैं। ओके, डोज इसकी क्या होगी, 0.3 टू 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन का हम यूज करेंगे इसके अंदर। रूट इसका क्या होगा, इंट्रावेनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो है वो एक वेजोडाइलेटर की तरह काम करेगी। वेजोडाइलेटर अभी हमने पहले देखा था वो क्या काम कर रही थी, नॉरएपिनेफ्रिन कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रही थी। सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो है वेजोडाइलेटर का काम करेंगे, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट, बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब बड़ा होने से क्या होगा, जब पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन में होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होगा और हम ब्लड प्रेशर को बड़ा कर दें तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो डाउन आ जाएगा। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रोपोसाइड का यूज कर सकते हैं, जहां पर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे काम करेगा, ये हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, उनको रिलैक्स कर देगा। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। अब अगर हमने उन स्मूथ मसल्स को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट फॉर्म में आ जाएंगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी अपनी मसल्स की वजह से। ओके, देन उसके बाद में क्या होगा, इसकी वजह से सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो ब्लड के लिए, ब्लड के प्रेशर को ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। जितना ब्लड का प्रेशर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डायलेट होती जाएंगी, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर को क्या कर पाएंगे, लो कर पाएंगे इन हाइपरटेंसिव और हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर, एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ओके, देन लिडोकेन, लिडोकेन जो है इसका यूज हम कब करते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो लिडोकेन जो है वो एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, बट हम लिडोकेन या लिडोकेन का यूज कैसे करते हैं, लिडोकेन नॉर्मली लिग्नोकेन का ही, एक लिग्नोकेन को ही बोलते हैं। जब हम लिग्नोकेन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर से हम प्रिजर्वेटिव्स को हटा देते हैं, तो प्रिजर्वेटिव फ्री जो लिग्नोकेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिडोकेन बोलते हैं। अब इस लिडोकेन का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर अरिथमियास के अंदर भी कर सकते हैं और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी डोज क्या होगी, 1 to 1.5 mg पर केजी आईवी बोलस के लिए हम यूज करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ठीक करने के लिए। ओके, इसका हम इन्फ्यूजन भी यूज कर सकते हैं। देन रूट, इसका रूट क्या होगा, इंट्रावेनस रूट होगा या टॉपिकल रूट हो सकता है इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिडोकेन कैसे काम करता है, लिडोकेन जो होता है वो हमारे नर्व के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करता है। अब सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, नर्व के जो मैसेजेस होंगे वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे हार्ट के ऊपर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है लिडोकेन। तो हार्ट के अंदर जाकर के ये कार्डियक सेल्स के अंदर भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करेगा। अब ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा तो हमारे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होगा वो कम हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। अब कंडक्शन सिस्टम अगर हम धीरे कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे जो अरिथमियास की कंडीशन होगी वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि अरिथमियास की कंडीशन कैसे आती है, हमारे, अगर हम स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर अरिथमिया की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे इंपल्सेस होते हैं वो फास्टली फायर करने लग जाते हैं हार्ट मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी पंप करने लग जाता है, या वेंट्रिकल्स जो है वो फास्टली बीट करने लग जाते हैं या पंप करने लग जाते हैं। तो हमें उस
वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उस जो इम्पल्सेस इतनी फास्टली फायर हो रहे हैं उन हार्ट मसल्स के ऊपर, उनको रोकना है। तो उनको रोकने के लिए हम यूज करेंगे लिडोकेन। लिडोकेन क्या करेगा, कंडक्शन सिस्टम को इनहिबिट कर देगा या स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से ज्यादा इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे या कंडक्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा, हमारे वेंट्रिकुलर एरिथमिया की कंडीशन को भी हम मैनेज कर पाएंगे उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। देन तो इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हार्ट की रिदम को, इरेगुलर हार्ट रिदम जो होती है उनको हम ठीक कर पाते हैं इस लिडोकेन की वजह से। देन हम बात करते हैं मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल जो है इसका हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। फिब्रिलेशन में भी कौन सा, वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो फास्टली बीट करने का काम करते हैं। तो उन कंडीशन को ठीक करने के लिए हम मेटोप्रोलोल का यूज करेंगे। देन डोज क्या होगी इसकी, 5 to 10 mg IV एवरी 5 मिनट अप टू 3 डोज फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसका हम ये डोज होगी इसके अंदर। देन रूट इसका क्या होगा, इंट्रावीनस रूट से हम इसको दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटोप्रोलोल जो है वो हमारे हार्ट के अंदर एक ब्रेक की तरह काम करते हैं। ये ब्रेक लगा देंगे हार्ट के अंदर अगर ये ज्यादा फास्ट बीट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर। तो मेटोप्रोलोल जो है वो वैसे तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। अब इसका एक्शन जो है वो हार्ट के ऊपर होता है। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का काम करता है, जिससे जो हार्ट की बीट होंगी वो इतनी ज्यादा फोर्सफुली नहीं होंगी। अब ज्यादा फोर्सफुली इम्पल्सेस नहीं होंगे तो ज्यादा फोर्सफुली बीट्स भी नहीं आएंगी हार्ट के अंदर, और हार्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी। और हमारे जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगी कि हार्ट को काम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी उतनी ऑक्सीजन जो है वो उतनी ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा फिर वो, अगर हम मेटोप्रोलोल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। आपने देखा इतनी सारी कंडीशन हमने देखी हैं, इतनी सारी ड्रग्स देखी हैं, उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन है वो कौन सी है, एरिथमियास की कंडीशन, ठीक है। और उनमें भी कौन सी मोस्ट कॉमन है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो है वेंट्रिकल्स के अंदर होने वाली एबनॉर्मल रिदम की वजह से होती है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर एबनॉर्मल रिदम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आती है और उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको एक डेडली रिदम भी बोलते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया को, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो अलग अलग टाइप से हम इनका यूज कर सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो उसी में हमारी प्रोकेनामाइड भी एक और ड्रग है। तो डोज इसकी क्या होगी, 20 to 30 mg पर मिनट IV इन्फ्यूजन का यूज करेंगे जब तक हमारा अरिथमिया जो है वो ठीक नहीं हो जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज या फिर इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। देन रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस रूट के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये भी क्या करता है, हमारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा हार्ट के अंदर। अब सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हार्ट जो है वो हार्ट की जो इम्पल्स सिस्टम है वो स्लो हो जाएगी, हार्ट की कंडक्शन सिस्टम स्लो हो जाएगी। हार्ट जितनी फास्टली इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा था या कंडक्ट कर रहा था, वो इम्पल्सेस को उतनी फास्टली जनरेट और कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब जितने कम इम्पल्स होंगे उतना कम हार्ट जो है वो बीट करेगा, उतना कम हार्ट जो है वो पंप करेगा। तो हर एक पंप के लिए उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हार्ट जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, इतनी फास्ट बीट नहीं कर पाएगा या पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए हम प्रोकेनामाइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन एल्ब्यूट्रोल, जिसको हम साल्ब्यूटामोल भी बोलते हैं, इसका यूज, इसका इंडिकेशन क्या होंगी, एक्यूट अस्थमा और COPD की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है उनके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसकी डोज क्या होगी, 2.5 to 5 mg न्यूमलाइज्ड करके हम इसको दे सकते हैं, एरोजोल्स की फॉर्म के अंदर हम इसको देंगे। रूट जो होगा इसका इनहेलेशनल रूट होगा। अब एरोजोल्स जो है वो इनहेलेशनल रूट से दिए जाते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एल्बिट्रोल जो है वो हमारे मसल रिलैक्सर की तरह काम करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। और स्पेसिफिकली कौन सी मसल्स को रिलैक्स करेगा, ये हमारे जो एयरवे के अंदर जो हमारे एयरवे जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं और ब्रोंकस की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगा, या लंग्स की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये अगर हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, हमारे एयरवे के अराउंड में जो मसल्स हैं
तो रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो एयरवे है वो डायलेट हो जाएगा, उसके पास में जो रास्ता होगा वो बड़ा हो जाएगा, ताकि आप सांस अच्छे से ले पाओ, ब्रीदिंग अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो अक्यूट अस्थमा या सीओपीडी की कंडीशन में होता क्या है, हमारा जो ये एयरवे होता है वो छोटा हो जाएगा। अब छोटा होने की वजह से ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर हम साल्ब्यूटामोल या फिर एल्बिट्रोल जो है इसका यूज करते हैं तो क्या क्या होता है, ये हमारी जो ब्रोंकस होती है उनकी मसल्स को रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स होने की वजह से ये डायलेट हो जाती हैं। अब डायलेट होंगी तो हमारे पास में ओपनिंग जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट इजिली ब्रीथ कर पाएगा, अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से ठीक कर पाएंगे। ओके, देन नैलोक्सोन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम ओपियोइड ओवरडोज और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। ओपियोइड्स ओवरडोज का मतलब क्या होगा, जो हमारी एनाल्जेसिक्स कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, ये जो ओपियोइड्स होती है ना, इनका अगर हम ओवरडोज कर लेते हैं उस कंडीशन को ठीक करने के लिए और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डोज इसकी क्या होगी, 0.4 to 2 mg IV और 2.2 to 4 mg इंट्रानेजल और इंट्रामस्कुलर जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस, इंट्रानेजल और इंट्रामस्कुलर रूट से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये नैलोक्सोन जो होती हैं ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट होती हैं, मतलब ये हमारे जो ओपियोइड्स ड्रग्स होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती हैं या फिर उनके जो इफेक्ट है उनको खत्म करने का काम करती हैं। ओपियोइड्स में जैसे कि हमारे पास में मॉर्फिन, कोडीन या फिर कोई भी टाइप की जो ड्रग्स है, अगर हमने उसको ले लिया है तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इस नैलोक्सोन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नैलोक्सोन जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अब ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो अगर हमने ओपियोइड्स के ओवरडोज को खत्म कर दिया है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर हम नैलोक्सोन जो है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओपियोइड्स ओवरडोज को हम रिवर्स कर सकते हैं और ब्रीदिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। हमारे पास में जो ड्रग्स है उसका नाम क्या है, डायजेपाम। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सीजर्स के अंदर यूज करते हैं और एपिलेप्सी या फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो डोज क्या होगी इसकी, 5 to 10 mg IV और फॉर सीजर 2.5 mg IV फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर हम इसका यूज करेंगे। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस रूट होगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डायजेपाम जो होता है ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का काम करता है। अब ब्रेन की एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो हमारे जो सीजर की कंडीशन होती है वो ठीक हो जाएगी और उससे एंजाइटी रिड्यूस होगी और सीजर जो है वो अपने आप से ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली सीजर आते किस वजह से, जो हमारे नर्व, हमारे जो ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होती हैं उनके अंदर इम्पल्स जो होती हैं एबनॉर्मल तरीके से एक्ट करने लग जाती हैं, एबनॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एपिलेप्सी की कंडीशन आती है, ठीक है, या सीजर्स की कंडीशन आती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम डायजेपाम का यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं उनको स्लो डाउन या फिर काम करने का काम करती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। देन लोरिजिपाम का यूज या इंडिकेशंस क्या होगा, इसका हम एक्यूट एंजाइटी और स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर फिर से हम इसका यूज करेंगे। लोरिजिपाम का सेम डायजेपाम की तरह होगा। तो इसका IV डोज क्या होगा, सॉरी इसका डोज क्या होगा, 2 to 4 mg IV फॉर एक्यूट एंजाइटी, 2 to 4 mg IV फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। दोनों ही कंडीशन के लिए सेम डोज है हमारे पास में। रूट क्या होगा, इंट्रावीनस रूट होगा। तीसरा हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सेम डायजेपाम की तरह काम करेगा, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करेगा, एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, जिससे पैनिक अटैक जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। देन मेथिलप्रेडनिसोलोन, ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इंडिकेशंस एनाफिलैक्सिस और सीवियर अस्थमा की कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। डोज क्या होगी इसकी, 125 to 250 mg IV फॉर एनाफिलैक्सिस, वेरियस डोज फॉर अस्थमा एक्साबरेशन, ठीक है। तो उनके लिए हम इसका डोज होगा। देन रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो मेथिलप्रेडनिसोलोन जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है, या फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं और इनका यूज जो है हम बाहर से देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली। नॉर्मली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस जो होती हैं वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट की वजह से बन पाती हैं, ठीक है।
तो ये जो हम बाहर से दे रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होता है या फिर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसको सप्रेस, उसको रिड्यूस करने का काम होता है। तो इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स को कम करके ये हमारे बॉडी के अंदर एनाफ्लेक्सिस और अस्थमा जैसी कंडीशन को ठीक करने का काम करती हैं। तो एनाफ्लेक्सिस में होता क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल से ज्यादा एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी की कंडीशन आ जाती है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन आ जाती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन को ठीक करने, हाइपर सेंसिटिविटी से होगा क्या, जैसे ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी एजेंट्स रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर सब जगह पे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। ठीक है, हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से लीक आउट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथिलप्रेडनिसोलोन यूज करेंगे। ये क्या काम करेगा, ये उन इन्फ्लामेटरी रिएजेंट्स को, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा ताकि आपको ऐसे सिम्टम्स ना देखने को मिले। दूसरा, ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देगा, क्योंकि एनाफिलैक्सिस के अंदर हमने देखा था ना, क्योंकि ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। हमारे पास में कोई भी नॉर्मल एंटीजन या एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो ये उनको बड़ा एंटीजन मान करके, या फिर कोई एंटीजन नहीं भी होता है उनको एंटीजन मान करके क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाएगा एनाफिलैक्सिस की कंडीशन में। तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देगा। अब इम्यून रिस्पॉन्स कम हो गया तो हमारी इन्फ्लामेशन भी नहीं आएगी, इन्फ्लामेशन नहीं आएगी तो आपको एनाफिलैक्सिस की कंडीशन भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा मेथिलप्रेडनिसोलोन। ओके, देन हाइड्रोकोर्टिसोन सेम वैसे ही काम करेगा एनाफिलैक्सिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्यों बोला है, क्योंकि इसमें एड्रिनल ग्लैंड जब काम नहीं कर रहे होंगे तब हमें ये देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोकोर्टिसोन टाइप की जो ड्रग है वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या की कैटेगरी की ड्रग्स है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही है तो हमें इसको बाहर से देना पड़ेगा एनाफिलैक्सिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो डोज क्या होगी इसकी, 100 to 500 mg IV फॉर एनाफिलैक्सिस, रिप्लेसमेंट डोज फॉर एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ओके, रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रूट हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जैसे हमने पहले वाली ड्रग जो देखी थी वो सेम। ठीक है, इसका काम भी क्या होगा, सप्रेस इम्यून इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देगा, इम्यून रिस्पॉन्स कम करेगा तो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएजेंट्स नहीं रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी रिएजेंट्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं आएगी, इन्फ्लामेशन नहीं आएगी तो हमारी बॉडी के अंदर एनाफिलैक्सिस की कंडीशन भी नहीं आएगी, या फिर एलर्जी की कंडीशन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की कंडीशन भी नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, जिसकी वजह, अब इसमें दे भी रखा है कि इसकी वजह से इन्फ्लामेटरी केमिकल्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ पाएगी। ओके, देन डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन जो है इनका यूज फिर से हम कहाँ पे कर रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन, सेरिब्रल एडिमा और अस्थमा की कंडीशन में कर रहे हैं। इसका डोज क्या होगा, 4 to 10 mg IV फॉर एलर्जिक रिएक्शन, 10 to 20 mg IV फॉर सेरिब्रल एडिमा। इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस रूट होगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, सेम हाइड्रोकोर्टिसोन की तरह काम करेगा, ये भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करेगा और हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करने का काम करेगा। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा किसी के लिए ज्यादा, तो क्या होगा, हमारी एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक कंडीशन भी नहीं आएगी, एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं आएगी, और हमारे ये सेरिब्रल एडिमा को भी ठीक करने का काम करता है और अस्थमा की कंडीशन को भी ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस in the body, providing relief from allergic reactions, cerebral edema और asthma exacerbation। ठीक है, then मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम टॉर्सिएट डिपॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। ये कंडीशन है जिसमें हम जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखी थी ना, उसी की एक और टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके अंदर जो टैकीकार्डिया के अंदर जो रिदम आती है ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर जो आपको हार्ट रिदम दिखाई देगी ना, उस रिदम से ये थोड़ी सी चेंज होती है। इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बीच बीच में आपको दिखाई देंगे और बीच बीच में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि अपर साइड में जाते हैं। तो उस पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। और एक्लैम्प्सिया की कंडीशन को और सीवियर अस्थमा की कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एक्लैम्प्सिया की कंडीशन क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल होती है उसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर की कंडीशन आ जाएगी। पेशेंट जो है वो सीजर या फिर नोजिया वॉमिटिंग फील करेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे। ओके,
देन डोज क्या होगी इसकी 1 to 2 ग्राम IV फॉर टॉर्सेट डी पॉइंट्स और 4 to 6 ग्राम IV फॉर एक्लैम्पसिया की कंडीशन के लिए हम इसका यूज करेंगे। देन इंट्राविनसली हम इसका रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैग्नीशियम सल्फेट क्या काम करता है, ये एक मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। अब जैसे ये ओवर एक्टिव मसल्स को कम कर देगा, काम डाउन कर देगा, तो ये कुछ चैनल्स को, कुछ केमिकल चैनल्स को ब्लॉक करके तो ये सीजर जैसी कंडीशन को और अस्थमा अटैक जैसी कंडीशन को और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन को जो है वो ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये काम करेगा। देन हम फिनेटोइन, फिनेटोइन का यूज हम कैसे करते हैं, इंडिकेशंस, इसका हम यूज स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में और सीजर प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करेंगे। डोज क्या होगी इसकी 15 to 20 mg पर kg IV फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस और वेरियस डोजेस फॉर सीजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम इसका यूज करेंगे। ओके, अलग अलग टाइप की डोज हो जाएंगी सीजर्स के लिए। देन रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिनेटोइन जो है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो फिनेटोइन जो है वो ब्रेन के अंदर जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की न्यूरॉन्स होती हैं वो स्टेबलाइज हो जाती है, काम डाउन हो जाती हैं और कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी, कोई भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से सीजर्स की कंडीशन भी नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको सीजर की कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल जो इम्पल्सेस होते हैं या फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन के अंदर होती है उसकी वजह से आपको सीजर आएंगी। तो यहाँ पे फिनेटोइन क्या कर रहा है, यहाँ पे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज कर रहा है। अब स्टेबलाइज हो जाएंगे तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो सीजर की कंडीशन भी नहीं आएगी। तो इस वजह से इसका यूज हम सीजर्स की कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ओके, देन हेलोप्रिडोल, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इंडिकेशंस एगिटेशन। ये एगिटेशन जो होती है एक स्टेट ऑफ एंजाइटी, एक एंजाइटी की कंडीशन है, उसको हम बोलेंगे डेलीरियम। इसके अंदर पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड थिंकिंग होगी उसकी और लैक ऑफ अवेयरनेस होगा, ठीक है, उसकी अवेयरनेस नहीं होगी अच्छे से और वो कंफ्यूज्ड थिंकिंग होगी उसकी, ठीक है। इसके लिए जो हम डोज यूज करते हैं 2.5 mg IV और IM फॉर एगिटेशन, ठीक है। देन रूट क्या होगा इसका, इंट्राविनस रूट होगा और इंट्रामस्कुलर रूट होगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हेलोप्रिडोल जो है वो डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, मतलब कि ये डोपामाइन के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करता है, डोपामाइन के एक्शन को खत्म करने का काम करता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ये डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो इससे क्या होगा, ये सेडेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, और साइकोटिक सिम्टम जो होंगे उनको रिड्यूस कर पाएगा, जैसे कि एगिटेशन और डिलीरियम के अंदर आ रही थी। तो ये क्या काम करेगा, डोपामाइन को ब्लॉक करेगा, सेडेशन को प्रोड्यूस करेगा और साइकोटिक इफेक्ट जो होंगे उनको रिड्यूस करने का काम करेगा, जो कि ट्रीटमेंट है किसके लिए, एगिटेशन और डिलीरियम के लिए, ठीक है। तो इसका यूज वहां पे करेंगे पेशेंट जो कि साइकोटिक इफेक्ट के पेशेंट होते हैं या फिर थोड़े से मेंटल इश्यूज वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। देन ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का यूज कहाँ पे करते हैं हम, इसका इंडिकेशन है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और वॉल्यूम ओवरलोड। अब फ्रूसेमाइड जो है इसको हम लासिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका डोज क्या होगा, 20 to 40 mg IV जो है इसको हम देते हैं। रूट इसका क्या होगा, इंट्राविनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एक लूप डाययूरेटिक्स होता है। लूप डाययूरेटिक्स का मतलब क्या होगा, जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी के अंदर, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में अलग अलग पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, जिसमें हमारे पास में ग्लोमेरुलस, दूसरा हमारे पास में PCT, लूप ऑफ हेनले, देन DCT, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये नॉर्मली उनके ऊपर एक्ट करता है, लूप ऑफ हेनले, जिसमें हमारे लूप ऑफ हेनले और PCT भी आ जाएगा, ठीक है। तो उनके ऊपर एक्ट करके ये क्या काम करता है, ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर भी क्या होगा, रीएब्जॉर्ब नहीं होगा या फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा उस नेफ्रॉन के अंदर तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होगा लंग्स के पास में वो कम हो जाएगा, तो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन भी इससे ठीक हो जाएगी। तो मैनिटोल का यूज कहाँ पे करते हैं, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन या फिर सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के अंदर या हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन है, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो उन कंडीशन को ठीक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैनिटोल का यूज करेंगे। इसकी डोज क्या होगी, 0.25 to 1 ग्राम पर kg IV बोलस फॉर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ओके,
रूट इसका क्या होगा, इंट्रावीनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो मैनिटोल होता है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर जब हम इसको देंगे ना, तो इसके बाद में ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन के पास में है, उन ब्लड वेसल्स की वजह से जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, तो उन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, ब्रेन के अंदर से एक्सेस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो कम हो जाएगी और जो अडीमा है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीके से मैनिटोल जो है वो काम करेगा। ओके, देन दिस हेल्प टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्रेन। तो इस तरीके से काम करेगा कि वहां से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है हमारे ब्रेन के अंदर से उनको एब्जॉर्ब कर लेगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, जो वेन के अंदर आया है, जो हमने मैनिटोल दिया उसकी वजह से। ओके, देन हम बात करेंगे डाइफेनहाइड्रामिन। इसका यूज, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका यूज जो है एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलैक्सी रिएक्शन के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। डोज इसके क्या होगी, 25 to 50 मिलीग्राम आईवी और ओरली फॉर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावीनस या ओरल रूट से हम इसको दे सकते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये जो ड्रग है वो कैसे काम करेगी, ये हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा। अगर हिस्टामाइन रिलीज नहीं होगा तो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, या फिर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी तो उसके सिम्टम्स नहीं आएंगी, जैसे कि आपको इचिंग, स्नीजिंग और रैनी नोज होती है ना, तो वो सारी कंडीशन नहीं आएंगी अगर आप इस ड्रग का यूज करते हो तो। ओके, तो ये था। देन हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे काम करता है, इंडिकेशंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। इसका इंडिकेशन कहाँ पे होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जब एसिड की क्वांटिटी, एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। ये कब बढ़ जाता है, जैसे कि आप एक 2-3 कंडीशन हम ले लेते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो जिम के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाती हैं और बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने लग जाता है उस कंडीशन की वजह से। तो वो जो कंडीशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, और ये कंडीशन जो बहुत सारे कंडीशन की वजह से आ सकती है। दूसरा इसका इंडिकेशन है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। ये एक केमिकल है, एक ड्रग है जिसका ओवरडोज करने की वजह से, जिसका ओवरडोज हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, डोज इसकी क्या यूज करते हैं हम, 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम आईवी बोलस फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वेरियस डोजेस फॉर टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए। रूट इसका क्या होगा, इंट्रावीनस आईवी रूट से देंगे इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट एज अ बफर, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बफर की तरह काम करते हैं। और बफर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बफर सिस्टम होते हैं। ये तो एक बफर, सोडियम बाइकार्बोनेट बफर जो है हम जिसको हम बाहर से दे रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी खुद का बफर सिस्टम है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही चलाता है, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बफर की तरह काम करता है, ये बफर सिस्टम काम कैसे करते हैं, ये बफर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। हमारे पीएच को नॉर्मल, जितना हमारा ब्लड का पीएच है 7.4, उसको उतने ही कंडीशन में रखने का काम करते हैं। अगर ये ब्लड पीएच चेंज होती है तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक या फिर एल्कलोसिस टाइप की कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो उनको मैनेज करने के लिए एज ए बफर का काम करता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द बॉडी, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, अगर बफर की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, अगर एसिड बढ़ गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा ये, ठीक है। देन विच कैन बी हेल्पफुल इन कंडीशंस लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सर्टेन ड्रग ओवरडोज, ठीक है। और कुछ ड्रग के ओवरडोज और कुछ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज कहां पे करेंगे, हाइपरकैलीमिया की कंडीशन में और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे। हाइपरकैलीमिया का मतलब क्या होगा, कैलीमिया जो है वो पोटेशियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पोटेशियम को हम लैटिन में कैलियम बोलते हैं। तो जब
कैल्शियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम हाइपरकैलेमिया बोल रहे हैं, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हमने दिए हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे डिल्टियाज़ेम, वेरेपामिल, निफेडिपिन टाइप की ड्रग्स आती हैं। अगर इनका ओवरडोज हो जाता है तो इनको ठीक करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करेंगे। ओके, डोज क्या होगी इसकी, 10% सॉल्यूशन 1 to 2 ग्राम IV फॉर हाइपरकैलेमिया, वेरिएबल डोज फॉर टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इनके ये डोज होंगे। रूट क्या होगा, इंट्रावेनस रूट से हम इनको दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ कैल्शियम टू द बॉडी। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम को प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। अब हम स्पेशली बात करें तो कौन सी सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होंगी, तो हार्ट मसल्स की जो सेल्स होंगी वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, और ये क्या काम करेगा, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने का भी काम करेगा। ओके, देन मॉर्फिन जो है इसका इंडिकेशन या इसका यूज हम कब करते हैं, एक्यूट पेन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक की कंडीशन है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब हार्ट अटैक जो है वो क्या कौन सी कंडीशन है, तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है ना, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जब हमारी ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होता है, तो उसके आगे वाला जो एरिया होता है वहां की सेल्स जो है वो डेड होने लग जाती है, वहां की मसल सेल्स जो है वो डेड होने लग जाएंगी। जब वो डेड होंगी तो क्या होगा, वहां पे आपको सीवियर पेन फील होगा, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसमें आपको सीवियर पेन की कंडीशन फील होगी उसको। ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए, उस टाइम पे उस पेन को ठीक करने के लिए हम मॉर्फिन का यूज करते हैं। डोजेस क्या होंगे इसकी, 2 to 10 mg IV फॉर पेन, 2 to 4 mg IV फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम इसका यूज करेंगे। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावेनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या होगा, जो हमारा मॉर्फिन होता है वो क्या होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कैटेगरी की ड्रग्स है। मॉर्फिन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर पेन को कम करना। ठीक है, और मॉर्फिन जो होती है एक एडिक्टिव नेचर की ड्रग होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर जाकर के हमारे ओपियोइड्स रिसेप्टर जो होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देता है। अब ओपियोइड्स रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे पेन सिग्नल्स जो होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन फील नहीं होगा, आपको रिलैक्सेशन फील होगा उस कंडीशन में। तो इस वजह से हम मॉर्फिन का यूज करते हैं एक्यूट पेन में, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसमें आपको पेन फील होगा हार्ट अटैक की वजह से। ओके, देन फेंटानिल फिर से हमारे पास में क्या है, इसका इंडिकेशन क्या होगा, एक्यूट पेन और प्रोसीजरल सेडेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्यूट पेन, जैसे हमारा मॉर्फिन भी हमने क्या देखा था, एक्यूट पेन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हमारा फेंटानिल भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन की कंडीशन में इसका यूज करते हैं। ये भी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है। दूसरा प्रोसीजरल सेडेशन। ठीक है, तो जब भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उस टाइम पे उस पेशेंट के पेन को कम करने के अलावा पेशेंट को सेडेट करने का काम भी कौन कर सकता है, फेंटानिल। तो इसका एक एडिशनल इफेक्ट भी क्या हो गया, पेशेंट को सेडेट करने का। तो डोज क्या होगी इसकी, 25 to 100 माइक्रोग्राम IV फॉर पेन, वेरियस डोज फॉर प्रोसीजरल सेडेशन। ठीक है, देन रूट क्या होगा इसका, इंट्रावेनस और ट्रांसडर्मल रूट होगा इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, ये ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स है, हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, जिसकी वजह से आपको पेन की सेंसेशन फील नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से काम करेगा। दूसरा है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ठीक है, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड का यूज क्या होता है, इंडिकेशन ट्रॉमेटिक हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, देन डोज क्या होगा इसका, IV बोलस फॉलोड बाय इन्फ्यूजन। हम पहले IV बोलस देंगे, देन उसको इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावेनस रूट होगा। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये ब्लड क्लॉट जो बन रहे हैं ना हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो उन ब्लड क्लॉट्स को ये टूटने ही नहीं देगा। तो ये ऐसा कैसे कर पाता है, ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि प्लाज्मिनोजेंस, इनके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है। ये प्लाज्मिनोजेंस जो है एज ए एंजाइम काम करती है, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, फिब्रिनोलाइसिस की कंडीशन में। फिब्रिनोलाइसिस जो होता है एक क्लॉट्स को तोड़ने का प्रोसेस है। तो अगर इस
जो रिएक्शन है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं और फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगा तो हमारे ब्लड क्लॉट्स टूटेंगे नहीं। अगर ब्लड क्लॉट्स टूटेंगे नहीं तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे और ज्यादा, ठीक है। और अगर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर जहां पे भी आपको हेमरेज हो रहा है, जहां पे भी आपकी इंजरी हुई है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसैमिक एसिड जो होती है वो ब्लीडिंग को कम करने का काम करता है, जिसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड क्लॉट्स को बनाना पड़ेगा। तो ब्लड क्लॉट्स बनाने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगी यहाँ पे। तो बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स ब्रेकडाउन इट हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ज्यादा ब्लड क्लॉट को टूटने से बचाने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर पाएगा। और स्पेशली इसको हम कब यूज करते हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर या पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में वॉरफेरिन। वॉरफेरिन जो है वो कैसे काम करेगी, इसका इंडिकेशन देखो, इसका क्या यूज होता है, एंटीकोगुलेशन। अभी हमने जो पहले वाली ड्रग्स देखी थी वो क्या काम कर रही थी, वो कोगुलेशन को बढ़ा रही थी, ठीक है। मतलब वो ब्लड क्लॉट्स को बनाने में हेल्प कर रही थी, ब्रेकडाउन को कम करके, ठीक है। बट वॉरफेरिन जो है वो क्या काम करेगा, एंटी कोगुलेशन, कोगुलेशन होने से रोकने का काम करेगा, मतलब उससे अपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जहां पे भी थ्रोम्बस बन जाते हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए, जहां पे भी क्लॉट्स बन जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे वॉरफेरिन का। इसका डोज क्या होगी इसकी, 2.2 to 5 mg ओरली वंस डेली इसका यूज कर सकते हैं स्टार्ट में। देन रूट क्या होगा इसका, ओरल रूट होगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वॉरफेरिन जो होती है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए। ये कैसे काम करेगी, इट स्टॉप सर्टेन प्रोटीन इन द ब्लड फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ये कुछ प्रोटीन्स को काम करने से रोक देती है हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाएंगे तो हमारा ब्लड जो है वो स्मूथली फ्लो करेगा सब जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से वॉरफेरिन जो है हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, ठीक है। देन रोक्यूरेनियम जो होता है उसका यूज क्या होगा, रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन और मसल रिलैक्सेशन। रोक्यूरेनियम जो होगा वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स है, जिसका काम क्या होता है, मसल्स को रिलैक्स करना। ओके, तो इसका यूज हम इंट्यूबेशन के अंदर और मसल्स को रिलैक्स करने के अंदर हम यूज करेंगे। डोज क्या होगी इसकी, 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर केजी आईवी फॉर रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन। तो इसका हम ये डोज यूज करेंगे। रूट क्या होगी इसकी, इंट्रावीनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रोक्यूरेनियम जो है वो कैसे काम करता है, ये ब्लॉक करता है रिसेप्टर्स ऑन मसल सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू एसिटाइलकोलिन। तो ये मसल्स के ऊपर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करती हैं। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो एक रिसेप्टर होता है जो कि नर्व सेल्स, मसल सेल्स को पहुंचाने का काम करती हैं, जिससे मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या करती हैं, नर्व सेल्स अगर हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो नर्व सेल्स ब्रेन से मैसेज आएगा और नर्व के थ्रू जब मसल्स के पास में जाएगा ना, तो मसल सेल्स को एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करेगा, जिसका नाम क्या होगा, एसिटाइलकोलिन। उस एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, स्केलेटल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो रोक्यूरेनियम जो होती है वो क्या करते हैं, इन्हीं रिसेप्टर्स को इसी एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इनके रिसेप्टर्स को, मसल सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको ब्लॉक कर देगा। अगर उनको ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करने वाला कोई होगा ही नहीं, उसके लिए कोई फंक्शन परफॉर्म करने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कंडीशन में आ जाएंगी, रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाएंगी। ओके, then which can be useful during surgery when inserting a breathing tube। इसका तो ये कौन सी कंडीशन में यूज होगा, ड्यूरिंग सर्जरी हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर जब हम कोई भी इंट्यूबेशन ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यूज है सुक्सामेथोनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनाइलकोलिन बोलते हैं। तो सक्सिनाइलकोलिन का यूज क्या होगा, इंडिकेशंस, रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन और मसल रिलैक्सेंस, ठीक है। ये सेम जैसे हमारी पिछली ड्रग्स है मसल्स को रिलैक्स करने का, वैसे ही ये भी काम करती है। तो डोज 1 to 1.5 mg पर केजी आईवी फॉर रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंट्यूबेशन, ठीक है। रूट क्या होगा इसका, इंट्रावेनस रूट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज
मिमिक एसिटाइल कोलिन लीडिंग टू मसल डिपोलराइजेशन एंड पैरालिसिस। ठीक है, तो ये डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। ये एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं, जैसा हमारा रोक्यूरोनियम कर रहा था, ये भी एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कम करेगा, जिसकी वजह से मसल जो है वो रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे या डीपोलराइज्ड कंडीशन में रहेंगे, जिसकी वजह से मसल जो है वो पैरालाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मसल्स पैरालाइज होंगे, रिलैक्स होंगे, तो हम अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि इंट्यूबेशन और मसल्स को रिलैक्स करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल, इसका इंडिकेशन क्या होता है? प्रोसीजरल सेडेशन और इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो हमारे किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर पेशेंट को सुलाने का काम करता है, एक तरीके से बेहोश करने का काम या सेडेशन देने का काम जो है वो प्रोपोफोल देता है। और इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया स्टार्ट करने के लिए हम प्रोपोफोल का यूज करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाए और हम अपनी सर्जरी को जो है वो स्टार्ट कर पाए। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर डोज क्या होगी? 0.5 to 2.5 mg per kg IV फॉर प्रोसीजरल सेडेशन, हायर डोज फॉर इंडक्शन फॉर एनेस्थीसिया। तो इसका नॉर्मली जो हमारा यूज होगा, नॉर्मल जो डोज होगी प्रोसीजरल सेडेशन के लिए होगी। अगर हमें इंडक्शन देनी है एनेस्थीसिया के अंदर तो इसकी डोज हाई हो जाएगी। ओके, रूट क्या होगी इसकी? इंट्रावेनस रूट होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोपोफोल जो होता है वो एक्ट करता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड एगोनिस्ट। ठीक है, इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ गाबा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ये हमारे GABA जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने से क्या होगा? विच इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन। और GABA जो होता है एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो अगर ये इसने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया, फिर इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या करेगा? हमारे ब्रेन के बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बंद कर देगा। अब उनकी एक्टिविटी को बंद कर देगा तो ब्रेन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो हिप्नोसिस की कंडीशन या फिर सेडेशन की कंडीशन के अंदर चला जाएगा, पेशेंट बेहोश कंडीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? सेडेशन के अंदर करते हैं और पेशेंट को इंड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट है ओडेंस्ट्रॉन। ओडेंस्ट्रॉन जो है वो इसका इंडिकेशंस क्या होगा? नोजिया और वॉमिटिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। डोज क्या होगी? 4 to 8 mg IV और ओरली। रूट क्या होगा? इसका इंट्रावेनस रूट होगा और ओरल रूट से भी हम इसको दे सकते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओडेंस्ट्रॉन जो होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हमने उन ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें जो है नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग नहीं आएगी और हमारा स्टमक जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड का यूज हम देख लेते हैं। इसका इंडिकेशन नोजिया एंड वॉमिटिंग और गैस्ट्रोप्रेसिस। गैस्ट्रोप्रेसिस का मतलब क्या होता है? हमारे जो GI ट्रैक है, उस हमारे जो इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर पैरालाइज आ जाना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, GI ट्रैक के अंदर पैरालाइज आ जाने को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोप्रेसिस बोल देंगे। तो उन कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। डोज क्या होगी? 10 to 20 mg IV और ओरली जो है इसका यूज हम करेंगे। रूट क्या होगा? इंट्रावेनस रूट होगा या फिर ओरल रूट से हम इसको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो कैसे काम करता है? ये ब्लॉक करने का काम करता है डोपामाइन रिसेप्टर्स को और प्रोकाइनेटिक एजेंट जो है उन दोनों को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है और इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? ये मसल, अब एसिटाइल कोलिन हमने देखा था ना क्या काम करता है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज ज्यादा हो रहा है तो मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? हमारे गैस्ट्रिक मसल्स के ऊपर आएगा। अब गैस्ट्रिक मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ज्यादा जल्दी से एम्प्टी भी हो जाएंगी, क्योंकि वो सारे के सारा जो फिकल मैटर है या फिर जो भी GI ट्रैक के अंदर कंटेंट है उसको ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ भेज देगा, ताकि जिससे क्या होगा? आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी, मतलब जो हमारा स्टमक है वो एम्प्टी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी। अगर आपका स्टमक खाली है तो आपको नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है हमारे स्टमक के मसल्स या इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा जो कंटेंट होगा स्टमक का वो बाहर जल्दी निकल जाएगा, हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाएगा और हमें नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग नहीं आएगी। ओके,
और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम ट्रीटिंग कंडीशन लाइक गैस्ट्रोप्रोसिस, जिसको हम पैरालिसिस ऑफ द स्टमक बोलते हैं, या फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया, ठीक है, इन कंडीशन के अंदर हम इसका यूज करेंगे। देन हम बात करते हैं रेंटिडिन। रेंटिडिन का यूज हम कब करते हैं? इंडिकेशंस में पेप्टिक अल्सर डिजीज और दूसरा है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD बोलते हैं जिसको हम। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर और GERD की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? रेंटिडिन का यूज करेंगे। ओके, अब डोज इसकी कितनी होगी? 50 मिलीग्राम IV एवरी 6 to 8 आवर्स के अंदर हम इसको देते हैं। ओके, रूट क्या होगा इसका? इंट्राविनस रूट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये काम कैसे करती है? तो रेंटिडिन जो होती है वो H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है, और इसकी वजह से क्या होता है? ये ब्लॉक करने की वजह से जो एक्शन ऑफ हिस्टामाइन जो होती है वो कम हो जाएगा हमारे स्टमक के पास में, ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या? इसकी वजह से रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। तो हिस्टामाइन अगर रिलीज नहीं होता है तो हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। अगर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस कम हो जाते हैं तो ये हमारे देखो, एक कंडीशन जिसमें हमारे अगर एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हमारे स्टमक की लाइनिंग को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमें अल्सर्स होते हैं। तो स्टमक के अंदर अगर ज्यादा एसिड होगा तो क्या होगा? हमारे अल्सर्स की कंडीशन आ जाएगी। अब हम अगर एसिड को कम करेंगे तो हमारे स्टमक की लाइनिंग नहीं टूटेगी और अल्सर्स नहीं होंगे। तो रेंटिडिन क्या काम करता है? ये रेंटिडिन हिस्टामाइन को ब्लॉक करने का काम करता है। हिस्टामाइन जो है वो क्या काम करता है? एसिड जो है उसकी सिक्रीशन को कम कर देता है। अब एसिड कम सिक्रीट होगा तो कम डैमेज करेगा स्टमक की लाइनिंग को। अगर स्टमक की लाइनिंग जो है वो डैमेज नहीं होगी तो अल्सर भी नहीं बनेगा। अगर अल्सर नहीं होता है तो हमारे पास में गैस्ट्रोइसोफेगल डिजीज या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो है उसकी कंडीशन भी नहीं आएगी। तो रेंटिडिन जो है इस तरीके से काम करेगा अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए और GERD की कंडीशन को ठीक करने के लिए। ओके, देन हमारे पास में है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है इसका यूज करते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में और बीटा ब्लॉकर्स ओवरडोज। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ड्रग्स है, उनके ओवरडोज को कम करने के लिए, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज्यादा कम हो जाए। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकागोन का यूज करते हैं। ओके, डोज क्या होगी इसकी? 1 mg IV और IM फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, हायर डोज फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, ठीक है। तो अगर हमें सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को ट्रीट करना है तो 1 mg IV और 1 mg फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमें बीटा ब्लॉकर के ओवरडोज को कम करना है तो हायर डोज देनी होगी। ओके, रूट क्या होगा इसका? इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या काम करते हैं? ये एक्ट करते हैं लीवर के ऊपर और लीवर के अंदर हमारे ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे? ग्लूकागोन जो है हमारे एक हार्मोन की तरह भी काम करता है जो कि हमारे पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं, और ये ग्लूकागोन क्या काम करते हैं? हमारे लीवर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है या फिर हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ये ग्लूकागोन जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में ये ग्लूकागोन क्या करते हैं? ये ग्लूकागोन हमारे लीवर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है जिसको हम ग्लाइकोजन बोल रहे हैं, या फिर हमारे स्केलेटल मसल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में ग्लूकागोन होना चाहिए। ग्लूकागोन का काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन आएगी तो हम ग्लूकागोन देंगे तो इससे क्या होगा? तो हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी पड़ी हुई है हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर, जिससे कि हमारा ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम इस कंडीशन को ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, इसके अलावा ये हमारे बीटा ब्लॉकर के इफेक्ट को भी खत्म करता है। कैसे? ये एक्टिवेट कर देता है एक स्पेसिफिक पाथवे जिसका नाम क्या है? CAMP पाथवे। इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक कम्युनिकेशन पाथवे होता है सेल्स को सिग्नल्स देने का। अगर हम इसको सिग्नल्स देते हैं, ग्लूकागोन जो है एक मैसेंजर की तरह सेल्स को सिग्नल्स देता है और उन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में जो हमारी सेल्स होती हैं कुछ इस तरीके से एक्ट करती हैं ताकि हमारे बीटा ब्लॉकर्स जो है उनके ऊपर अपना ओवरडोज का जो इफेक्ट है वो ना दिखा पाए या फिर उनके ओवरडोज को कम करने का काम करती है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्लूकागोन जो है वो काम करेंगे। तो ये थी हमारी मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड सारी की सारी ड्रग्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।